सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ में दो कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, सवरीत और मिस्टर वासु। तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों ने ईए के फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और सबसे पहले तो मैं वासु को बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा। कल मैं इनके साथ में एग्जाम देने से पहले एक इनसे फाइनल डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने वासु को एडवांस में ही बोल दिया था कि कल 3:30 बजे तुम अपना रिजल्ट बिल्कुल पास होते देखोगे, और वो बात आज बिल्कुल फैक्ट है। सो वासु, कैसा लग रहा है ईए की इस एग्जाम को, इंटरनेशनल एग्जाम को पास करके? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसे एक जो आपने बताया था कि सेल्फ डाउट सर वो तो खत्म हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं कर सकता हूँ। पहले एग्जाम देने के पहले बस सर यही फील हो रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि सब कर रहे हैं मैं रह जाऊंगा तो क्या होगा। बट अब एक एग्जाम सर ये जो क्लियर होने से कॉन्फिडेंस इतना पीक पे गया है। और हम्म। सर मैं तो यही बोलूंगा सर 90% आपका रोल है सर इसमें, क्योंकि एक बूस्टअप देना ज्यादा मतलब उससे हार्ड वर्क तो सर हर कोई करता है। बट एक जो बूस्टअप चाहिए, जो एक वो चाहिए कि हाँ भाई तू कर सकता है, तूने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो तेरे लिए कोई वो नहीं है। वो चीज जो आप प्रोवाइड करते हो सर उसकी भी काफी वैल्यू है सर। सवरीत, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने भी अब इस एग्जाम को पास किया, बीइंग ए बीकॉम ग्रेजुएट, जैसे आपने टैक्सेशन कभी नहीं पढ़ा होता है, तो क्या बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है क्या? क्योंकि कई बच्चों को मिथ भी हो सकता है कि बहुत ही आसान एग्जाम तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बीकॉम की अपनी एग्जाम को और इस एग्जाम को अगर कंपेयर करें तो कितना डिफिकल्ट लेवल आपको लगा? मतलब डिफिकल्ट है कि नहीं, सवरीत? कंप्यूटेशन स्किल्स तो काफ़ी चाहिए इसमें, हमें अगर क्रैक करना है एग्जाम। और हमें एक थोड़ा बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए एक्चुअल में, अगर हमें इंटरप्रेट भी करना है किसी चीज़ को, टैक्सेशन को लेके, तो वो ज़रूरी है सर। ऐसे नहीं है कि हमें अगर ग्राम करके हो जाएगा। मतलब क्रैमिंग तो हमें बिल्कुल नहीं है इसमें। आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके लॉजिक्स फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए। अब वासु, मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमने आपके मॉक टेस्ट लिए, जैसे आपके दो मॉक थे, तो पहले मॉक में आपका क्या स्कोर था? सर 80। और सेकंड मॉक में आई गेस 90 था। उसके बाद मैंने आपको कह दिया था कि आप 100% इस एग्जाम को पास करेंगे। तो मॉक टेस्ट जो हम लेते हैं बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उसका कितना रोल लगता है आपको आपकी प्रिपरेशन में? सर उसका बहुत रोल है सर, क्योंकि आप एक साथ जब फुल फ्लेज 100 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो वो पहली बार अब उस चीज में घुसते हो कि अब आपको पता चलेगा कि कुछ भी कोई भी सीक्वेंस में कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा। तो एक पूरा कोर्स को पढ़ना और एक मॉक टेस्ट देना सर काफी फर्क है उसमें। कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कितने पानी में हो, अगर मैं बोलूँ सीधी बात। तो वो एट द एंड मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आप फ्लैश कितने कार्ड पानी जो में हम हो। आपको अराउंड, मैंने 300 to 400 पर पार्ट में फ्लैश कार्ड आपको प्रोवाइड करता हूँ। फ्लैश कार्ड में से कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? सवरीत, आप भी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आपने मेरे फ्लैश कार्ड को पूरा रीड किया था, नहीं किया था एग्जाम जाने देने से पहले? थोड़ा समरी हो जाता है सर। अच्छा अच्छा लगता है हम अगर एट लास्ट पढ़ते हैं तो एकदम से रिवाइज होता है सारा कुछ। तो उसका अच्छा रोल है सर काफ़ी, फ्लैश कार्ड्स का। वासु, आपका एक्सपीरियंस क्यों, आपने सारे फ्लैश कार्ड को पढ़ा था या कुछ स्किप भी किए थे? क्योंकि बहुत सारे फ्लैश कार्ड मैंने आपको दिए वन लाइन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं सर, मैंने सब फ्लैश कार्ड्स को पढ़ा था। मैंने कोई स्किप नहीं किया था उसमें। और सर फ्लैश कार्ड उस चीज में हेल्प करता है कि एकदम से जब आप क्लिक करते हो उसको तो आप पहले पढ़ लेते हो पूरा कि उसने क्या पूछा है। क्लिक करने से पहले ही आपको दिमाग में आ जाता है कि अच्छा इसका ये आंसर होने वाला है। तो जब वही चीज होती है तो इतनी खुशी मतलब होती है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि शुरू में आपके मन में डाउट्स था कि हमने हमारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, हमारे नोट्स की लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज जो मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्रिप्स वे में नोट्स प्रोवाइड किए, वो नोट्स को पढ़ने से कितना आपको हेल्पफुल मिलता है? नोट्स की जो लैंग्वेज है, जो हमारे समरी नोट्स है, वो कितने हेल्पफुल लगे आपको वासु? सर मैं तो बोलूंगा सर नोट्स ही हैं जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर नोट्स तो। क्योंकि काफी चीजें जो होती हैं जो सॉफ्टवेयर में कवर नहीं होती हैं सर, टू बी ऑनेस्ट। सब कुछ कवर नहीं करता है सॉफ्टवेयर, बट नोट्स में हर चीज कवर होती है। नोट्स से बाहर सर एक चीज नहीं आई थी क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में कुछ बाहर का नहीं लगा मेरे को। मैं नोट्स रीड करके गया था, इसीलिए मेरे को क्लिक कर रहा था दिमाग में कि नोट में अच्छा वो चीज वहां पे लिखी थी। सर नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैश कार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है सर। आप और जो कोई चीज हमारे सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, सवरीत, आपका क्या स्कोर आता था जब आप मॉक टेस्ट आप देते थे तो यूनिट वाइज? अराउंड 80 to 85% आ ही जाता था मेरा। मतलब आपका हर यूनिट ये 80-85? तो वासु, आप बताइए, जिस सॉफ्टवेयर में आप क्वेश्चंस करते हैं, कई बच्चों के मन में मतलब मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कई लोग पीडीएफ दे देते हैं। आपको सॉफ्टवेयर की नेसेसरी लगती है कि नहीं लगती? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर मैं अगर अपने लेवल पे बात करूं तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता पीडीएफ से पढ़ के एग्जाम देने जाऊं, वो भी मैं ईए का। सर जो भी आपने प्रिपेयर कर रखा है, एक पहले आप लेक्चर्स, फिर आप नोट्स की रीडिंग,
फ्लैश कार्ड और फिर जब मॉक देते हो तो सर मॉक पे मतलब सही से स्किल चेक होती है, आपका स्किल सेट कैसा है कैसा नहीं है, कितना क्लियर किया आपने कितना नहीं किया है। तो सर स्टार्टिंग में तो मेरा मॉक में सर 60 to 65 आता था स्कोर, हम्म। अगर मैं सही बोलूँ। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके मैंने इंप्रूव करता गया, फिर धीरे 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 करके 85 90 तक पहुंचता है। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि स्टार्टिंग में सर 90 आ जाएगा 85, सर ऐसा नहीं था। 60 से ही मैंने शुरू की, 60 65 आता था पहले। आपका एक्सपीरियंस वासु, कोर्स डिफिकल्ट है या नहीं है? मतलब क्योंकि देखो, एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं, सिंपल एक नॉर्मली आप ग्रेजुएट कर रहे थे और एक इंटरनेशनल एग्जाम, वो भी यूएस का टैक्सेशन, डिफिकल्ट है या नहीं है? क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी देखेंगे। आपको ओपिनियन क्या लगता है कि बहुत आसान तो नहीं है? नहीं सर, बहुत आसान तो नहीं है सर काफी कुछ है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा आपको। और सर मोर ओवर मैं बोलूंगा डिफिकल्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो सर डिफिकल्टी लेवल कम होते जाएगा धीरे धीरे धीरे। आपको घुसना पड़ेगा उस चीज में, समझना पड़ेगा। आप मेरी लाइव क्लास में भी आते थे, और आई गेस आपने रिकॉर्डिंग्स ज्यादा देखी है या पूरी लाइव क्लास अटेंड करी, पार्ट 1 की सर स्पेशल? बेसिक्स में मैंने पूरा लाइव देखा है, बेसिक्स मैंने, पर उसके बाद मेरे एग्जाम आ गए थे बीकॉम के, फिर मैंने रिकॉर्डिंग देखी, सारी रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैंने कोई वो नहीं देखी। तब आपने लाइव क्लास में, तो लाइव क्लासेस हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, उसमें दोनों, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में आते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स में आते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके दिमाग में कैसे आया इनरोल्ड एजेंट करना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत सारे, आप हमारे क्लास में भी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यूएस टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट की वैल्यू है या नहीं है? तुमने कहीं ना कहीं खुद लेवल पे भी रिसर्च किया होगा, आपको क्या लगता है? सर इसका सर मेन रीजन तो ये था कि जब मेरा 12th में मैं 12th पास हुआ था, उसके बाद मैं डीयू चला गया था, हम्म। दिल्ली आ गया था। तो हम्म। दिल्ली में जब मैं आया तो सर कोई सीए कर रहा था, कोई सीपीए कर रहा था, कोई सीएस कर रहा था। हम्म। तो फिर जब सेकेंड ईयर में कोविड के बाद मैं वापस दिल्ली आया, तो फिर हम्म। मेरे को भी हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो सर मैं तो ये मोर ओवर मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सीपीए का ही सोच रहा था। सर आप जो अवेयरनेस स्प्रेड करते हो ये को लेके, आप हम्म। यूट्यूब पे ये आपने इतना प्रमोट करा है, तो सर हम्म। वहीं से मुझे पता चला, ये का आपके थ्रू ही पता चला सर। हम्म। तो धीरे धीरे करके जब आपके थ्रू, फिर मैंने खुद की रिसर्च करी, फिर मैंने देखा कितनी वैल्यू है यूएस टैक्सेशन की, हाईएस्ट क्रेडेंशियल है आपका यूएस का, ये प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एक तो सर वैल्यू इतनी है, प्रोफेशन इतना बड़ा है, ग्रोथ इतनी है। तो फिर बस सर रिस्क नहीं बोलूंगा, बट घुसा फिर इस चीज में बस आपको सुन सुन के ही। सवरीद, आप जैसे अब कनाडा पहुंच गए हैं, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कनाडा में तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इनरोल्ड एजेंट की, यूएस टैक्सेशन की। आपने भी थोड़ा रिसर्च इसके बारे में किया है, कुछ अपने एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर वैसे एक्चुअली मैंने आपकी वीडियोस ही देखी थी यूट्यूब पे। पहले जी। मैं आपको एज ए फॉलो करता था, फिर आपकी मैंने फंडामेंटल्स देखी, ईए के लिए पढ़ी थी वहां पे, और मेरे को काफी इजी लगा जैसे आप समझाते थे हो। जी। तो मैं एनरोल करता हूँ इसके लिए। तो सारा अच्छा रहा सर, अब सॉफ्टवेयर वगैरह सारे अच्छे आपके। और सर एक और एक्सपीरियंस शेयर करना है मैंने। जी। गुड़गांव दोस्त था, मतलब वो रैंडम था। तो हम्म। वो ये पार्ट 3 दिया था, तो उसकी कंपनी उसको सारा कुछ स्पॉन्सर कर रही थी ये के लिए। हम्म। और सर कंपनी का टारगेट था कि उन्होंने 50,000 ये इंडिया में प्रोड्यूस करने हैं। हम्म। तो ये इंडिया में भी बढ़ रहा है काफी सर। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि यूएस टैक्सेशन की वैल्यू इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर आप एज ए फ्रेशर भी हैं तो आपको 40 to 50,000 पर मंथ की जॉब तो डेफिनेटली लग जाती है। अब वासु, हमारे लेक्चर की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लेक्चर हमारे अपनी ओन लैंग्वेज में है तो कितने इजीली अंडरस्टैंडेबल है? क्योंकि हम तो बहुत डिटेल पढ़ाते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा वासु, कि आपको लेक्चर कोई समझने में तो प्रॉब्लम नहीं आई, और फैकल्टी का सपोर्ट, क्योंकि आपसे हम हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं जब भी आप हमसे टाइम लेते हैं। तो बीइंग ए टीचर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपको उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए जहां फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सके। तो आपका एक्सपीरियंस एकेपीएस के साथ में कैसा रहा है वासु? सर मैं तो, मेरा तो अच्छा ही रहा है सर, एक्सपीरियंस है सच, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सर लेक्चर की बात करूँ तो सर पहली बात तो हिंदी में है। तो क्या हुआ, पहली बात तो सर लेक्चर्स हिंदी में है। हम्म। और सर दूसरी चीज की इतनी वो फ्लो में आप जब समझाते हो तो धीरे 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 करके कि आपको समझ आने लगता है कि अच्छा सर ने पिछले लेक्चर में ये चीज बोला था तो उसके साथ कनेक्टेड है वो चीज। सर एज ए लेक्चर्स बहुत सर सिंप्लीफाइड तरीके से आपने पढ़ाए हैं और काफी सही रहे हैं। अब सवरीत, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यूएस टैक्सेशन का जो डिसीजन है वो आपने क्यों लिया? मतलब आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताइए कि आपके दिमाग में कैसे आया कि यूएस टैक्सेशन करना है? क्योंकि आप कनाडा जा रहे हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, तो वो कोई
किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, जहाँ पे 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आ जाता है और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 लाख 10 20 तक 30 तक हो जाता है, तो ये डिसीजन लेने में आपने क्या चीजें सोची? हाँ सर, एक्चुअली मैंने इंडियन सीएमए भी कर रखी है, ओके। तो मेरे को टैक्सेशन में इंटरेस्ट था, काफी इंटरेस्ट था मेरे को उसमें। तो मेरे को आगे का, अगर मैंने अब्रॉड का डिसीजन था मेरा कि तो मेरे को था कि मैं टैक्सेशन में अपना थोड़ा ज्यादा करूँ इसको, तो ये का मैंने फिर आपकी लेक्चर वगैरह देख के जैसे यूट्यूब पे, तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा कि मेरे को इजी लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। एक्चुअल में भी है इजी इंडियन के टैक्सेशन के, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, क्योंकि उसमें सेक्शन याद करने हैं, काफी फॉर्मेट हैं, तो इतना कुछ यहाँ पे सारा इक्वल है, मतलब ऐसे ग्रॉस कैलकुलेशन करनी मतलब है तो यहाँ पे इजी उतना है। आपको क्रैमिंग नहीं करना पड़ता है। थोड़ा सा वासु मुझे बताओ, आपने चीजों को याद करने, जैसे अभी आपने क्योंकि कल ही एग्जाम दिया, आज आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, ज्यादा याद करना पड़ता है या आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि याद करने की जरूरत नहीं? कोई लिमिट्स वगैरह पूछते हैं, फेज आउट की लिमिट, इनकम टैक्स के रेट लिमिट्स, ये सब पूछे जाती हैं कि आपसे पूछी? ये क्रेडिट चैप्टर में आप बड़ा डर रहे थे कि सर मुझे ना क्रेडिट चैप्टर थोड़ा सा डर लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। क्रेडिट में से पूछा, एग्जाम में नहीं पूछा है? सर ऐसा कुछ डीप जाके नहीं पूछते हैं, लिमिट्स पूछ ली बड़ी कि आपको जो याद, क्योंकि उनको भी पता है सर ये चीज याद नहीं कर पाएगा कोई। तो सर फॉर्म नंबर पूछते हैं, फॉर्म नंबर्स आपको याद होना चाहिए सर। सिर्फ अगर कुछ याद करना है तो फॉर्म मैंने नंबर कल ही याद आपको बोला था कि फॉर्म नंबर जरूर देख के देना। या, आपके एग्जाम में आए थे फॉर्म नंबर? क्योंकि कई बच्चे जी कई बार सर हाँ। फॉर्म नंबर याद नहीं करके जाते हैं, आपके में आए थे? सर बहुत फॉर्म्स आए थे, क्योंकि वो डायरेक्टली लिख नहीं रहा था कि जैसे ई स्टेट का है वो सिर्फ 706 लिख रहा था। तो अगर वो पता ही नहीं है कि वो ई स्टेट का है तो सर आपको कैसे पता चलेगा? तो फॉर्म नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखने हैं। और सर दूसरा हमने पेनल्टीज बोला था। हम्म। पेनल्टीज और कुछ मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 16,000 एक्सक्लूजन है गिफ्ट टैक्स की। तो ये मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ऐसा जो कुछ याद रखने का नहीं है सर। सारा आपका वही एप्लीकेशन ऑफ माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, जो जो चीजें आप बोलते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल्स वाले, जैसे हम लोग एजीआई के बारे में कैलकुलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा तो आपका जैसे एनओएल वाला कॉन्सेप्ट है, तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे कि नहीं थे आपके में ज्यादा? सर थे कैलकुलेशंस के क्वेश्चन, बट बहुत आसान कैलकुलेशंस थी। सर 50,000 अमाउंट है, 1,000 अमाउंट है, इसी तरह की कैलकुलेशंस थी। और कुछ खास वो नहीं था कि बहुत मेरे को टफ लगी कैलकुलेशंस। बाकी सर वो वन लाइनर ज्यादा आए थे। अच्छा, जब रिजल्ट देख रहे थे डर लगा कि नहीं? क्योंकि इमीडिएटली रिजल्ट आता है, एक सर्वे भरना पड़ता है, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिएगा कि कैंडिडेट को भी आइडिया लगे। सर बहुत डर लग रहा था सर, मैं सच बताऊं, क्योंकि कुछ कुछ सर, अगर ऑनेस्टली बीच बीच में ऐसे कुछ आप एजुकेशनल जो गेस करते हो, जैसे हम्म। कि आपको पता है कुछ एजुकेशनल केस आपको करना पड़ता है, तो उस केस में आप फिर डर लगता है कि वो मेरे गलत तो नहीं हुए होंगे, ज्यादा तो नहीं गलत हो गए। बट जब आप क्लिक करते हो तो सामने पास आता है सर। सब स्ट्रेस फ्री, फुल रिलैक्स्ड, आपको फील होता है कि 2 महीने और की अच्छी मेहनत। फीलिंग आई होगी कि सामने अभी एग्जाम दी, हमने तुरंत क्लिक किया और रिजल्ट। सबरीत, आपका एक्सपीरियंस, आपने इमीडिएटली रिजल्ट देखा था या घर आके देखा था? मैंने रिजल्ट, और काफी अच्छा लगा सर, सामने एकदम से पास लिखा हुआ आ गया। मेरे को थोड़ा सा सर, क्योंकि कुछ थे क्वेश्चन बीच में गैस करने वाले, तो मेरे को डर तो लग रहा था कि हाँ ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है, तो पर जब पास लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा सर। अब आपको एक कॉन्फिडेंस तो मिल ही गया है कि हमने जैसे पार्ट 1 पास किया, पार्ट 3 तो वैसे भी बहुत आसान है, बस अब पार्ट 2 की भी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। मैं पूरा होप हूं कि अगले, अभी आपने पार्ट 2 बुक किया नहीं किया? क्योंकि थोड़ा सेंटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम चल रही है अभी, कुछ प्लान कनाडा किया? में तो इसका तो मतलब अगस्त में सेंटर है, अगले अगस्त में। अच्छा, कनाडा तो में अगस्त में। बाकी वासु, अपना पार्ट 3 कब है एग्जाम? तुमने पार्ट 3 भी शायद बुक किया हुआ था एग्जाम, फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिशेड्यूल हो गया था ना? हाँ सर, फिर मैंने रीशेड्यूल करके 9 अक्टूबर को कर दिया। अच्छा, मतलब पार्ट 3 को तुम 9 अक्टूबर को पास कर जाओगे, ऐसा मैं फिर उम्मीद करता हूँ। अब वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने तुमको वो सारी चीजें बताई हैं। तो जी सर। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली, कि एक कैंडिडेट को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इसकी पूरी प्रिपरेशन करते समय। वासु, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, ओवरऑल 14 यूनिट्स है, इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे अपकमिंग इनरोल एजेंट के स्टूडेंट को जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रिसेंटली? सर अगर मैं सर एक ही लाइन में बोलूँ तो जो आप बताते हो वही सब करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको सर वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको एक एक चैप्टर पर एक एक यूनिट पढ़ना है, उसके अंदर क्या है, नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद अपने ओन लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके आपको नोट्स बनाने हैं, रीड करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, फिर ही आगे बढ़ना है। मतलब राइट आपने सर। हर यूनिट के मॉक टेस्ट, सारी यूनिट के मॉक टेस्ट दिए थे जो मैंने आपको सारी यूनिट्स प्रोवाइड की? हर यूनिट्स के बाद ही, जब तक आपका 80-85 नहीं आता, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जैसे आपने यूनिट 1 को पढ़ा, उसमें आपका स्कोर, देखिए सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर आपको बताता है
कि 100 क्वेश्चन में से आपने 80 सही कर लिए, 20 गलत हैं, तो क्या हर यूनिट में आपका 80 आता तो उसके बाद ही मूव ऑन करते थे आप? जी सर, कभी कभी कुछ 70s में मैं मूव ऑन कर जाता था वो नोट करके, बट 70 के ऊपर और 80 के बीच में जब तक मैं इतना स्कोर नहीं करता था मैं आगे मूव नहीं करता था। और सर मैंने सारे आपके मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, सिर्फ टैक्स क्रेडिट्स के कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे क्योंकि जो जिनमें फेज आउट और लिमिट्स ज्यादा थी, बाकी सब अटेम्प्ट किया था सर। हमारा सॉफ्टवेयर तो आपको सफिशिएंट लगा ना? बिल्कुल, जो हमने आपको कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन सफिशिएंट हैं करने के लिए कि नहीं है? सर आप करते करते थक जाओगे सर, मेरे को क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, क्वेश्चंस तो बहुत है सर। तबरीत, लास्ट में कंक्लूड करते समय आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपकमिंग एनरोल्ड एजेंट स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बड़े शॉर्ट पीरियड में पास कर लिया इसको, आपने भी। सर मेरा तो एक्चुअली यही था कि मैंने शुरू फंडामेंटल से करना सबने, जो आप मतलब आप पूरा रोड मैप बनाते हो इसको करने के लिए, जी। तो फंडामेंटल काफी ज्यादा सिलेबस कवर हो जाता है अगर बेसिक बेसिक चीजें देखें हम तो, क्योंकि उसको काफी यूज होती है आगे जाके वो। हाँ, वो जैसे मैंने फंडा आए थे तो बिल्कुल सही वहां कह पे। रहे हैं। हम इसीलिए फंडामेंटल क्लासेस इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इससे क्या है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग में ही बहुत टेक्निकल चीज पढ़ा दी जाए, मैंने देखा है। अच्छा, एक मार्केट में मिथ चल रहा है कि 90 डेज में ईए बनी है। क्या लगता है ये 90 डेज में बन सकते हैं? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं बहुत सारी है। एडवर्टीजमेंट में देख रहा हूँ गूगल एड्सवर्ल्ड में, पास इन 90 डेज, जबकि उनका एक रिजल्ट भी नहीं है अभी 90 डेज में। मैं देख रहा हूँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, 90 डेज में तो नहीं पास हो सकते ना वासु, तीनों पार्ट? सर पता नहीं सर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बाकी तो पता नहीं, पॉसिबल तो नहीं लग रहा सर 90 डेज में तीनों पार्ट कवर करना। चलिए, तो बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को इस एग्जाम की सक्सेस के लिए। आज एक लेजेंडरी डे है, आज चंद्रयान हमारा 3 बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, और यस। आप लोगों ने अपना बिल्कुल चंद्रयान लॉन्च कर दिया है। पार्ट 1 का, पार्ट 2, पार्ट 3 बचा है, उसमें भी हम मिलेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।